फ्रेंड्स, आज मैं NIOS की यूनिट 3 स्टार्ट कर रही हूँ। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता। तो प्रारंभिक शिक्षा कब से स्टार्ट होती है? 1 से 5th निम्न प्राथमिक की कैटेगरी में, उच्च प्राथमिक की कैटेगरी में 6 to 8th क्लास रहेगा। और हमें जब भी शिक्षा देना है तो किसी भी जाति, धर्म, मानव जाति और समूह, लिंग और सामाजिक स्थिति के अकॉर्डिंग हमें कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। हमारा करिकुलम भी इसी कैटेगरी पर डिसाइड होता है कि हमें भी किसी जाति, धर्म को स्पेशली पार्शियलिटी नहीं करनी है। शिक्षा सभी प्रकार के मानव विकास व प्रगति का आधार होती है। समस्त मानव समस्याओं के प्रति पहना हथियार तथा मजबूत ढाल होती है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, और इसी टाइप की लाइन उठ के आ जाती है और स्टेटमेंट आ जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण का प्रावधान हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं का अनिवार्य भाग रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं का सभी इंक्लूड किया गया है, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वांगीण विकास से है। भारतीय संविधान का 86वां संशोधन में है 21A में मेंशन है कि 6 से 14 वर्ष के छात्र के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ये राज्य कानून डिसाइड करेगा। और अनुच्छेद 45 के अनुसार अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापन है कि पूर्व बाल्यकाल और देखभाल शिक्षा का प्रावधान जो है राज्य का होगा, स्टेट करेगा, जबकि जब तक कि बच्चा 6 वर्ष का ना हो जाए तब तक जो है पूरी देखभाल जो है राज्य करेगा। और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। RTE 2009 में आया है। इसे मैंने सेपरेट जो है टेलीग्राम में सेंड किया हुआ है, तो इसे मैं नोट से पढ़ने वाली हूँ, मेरी बनी हुई है। और राइट टू एजुकेशन 2009 में आया हुआ है। इसमें से कई प्रावधानों को डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ कि बच्चों का अधिकार कैसा होना चाहिए, अध्यापक की भूमिका और उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए, विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन, पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन आदेश। और ये नोट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। यहाँ तक कि केरल में कुछ राज्यों में साक्षरता दर 93% और बिहार में 63.8% है। और इसमें अध्यापक का क्या रोल होगा और क्या उत्तरदायित्व होगा उसके बारे में बताया हुआ है कि अध्यापक, टीचर्स में हमें अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। टीचर्स को आकलन, प्रत्येक बच्चों के अधिगम के अकॉर्डिंग, उनके लर्निंग के अकॉर्डिंग जो है हमें आकलन करते रहना चाहिए, एग्जामिन करते रहना चाहिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग लेते रहना चाहिए और सभी कार्य से उन्हें पेरेंट्स को हमें नोटिफाई करते रहना चाहिए। और CCE और उनका सतत मूल्यांकन करना चाहिए। पाठ्यचर्या के कंप्लीशन के लिए नई नई विधियों को, खेल, भ्रमण, क्रिएटिव विधि का यूज़ करना चाहिए। और शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। अध्यापक को निष्ठा, शक्ति, लगन से एक सक्रियकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। विद्यालय अभिशासन और प्रबंधन, मैनेजमेंट के लिए प्रबंधन समिति कार्य संपादित करेगी। मैनेजमेंट कमेटी होगी, वो इसी कार्य को कंप्लीट करेगी। विद्यालय के कार्य के लिए संचालन को मॉनिटर करना होता है। विद्यालय विकास योजना को तैयार करना चाहिए और उसे अनुशासित करना चाहिए। कई तरह के स्रोतों में अनुदान राशि को मॉनिटर करना चाहिए। अनुदान राशि मतलब कि स्कॉलरशिप को मॉनिटर करते रहना चाहिए। और 2009 RTE के अकॉर्डिंग जो लक्ष्य मिला है उसे हमें मिशनरी की तरह कार्य करते रहना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी पात्र के जो बच्चे हैं विद्यालय में रजिस्टर्ड हैं, उनका नेम कि नहीं। अध्यापकों को मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल कमेटी दोनों का ही दायित्व होना चाहिए। अध्यापक को, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्कूल कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी का ही दायित्व होना चाहिए। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि पाठ्यचर्या जो है कैसे होनी चाहिए। शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, आप डिटेल में NIOS की यूनिट 3 में देख सकते हैं। बाल केंद्रित होना चाहिए, दैनिक जीवन होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। समावेशी मतलब कि दोनों मतलब गर्ल्स और बॉयज़ और सभी को एक साथ लेकर के, समावेशी मीन्स कि जो हमारे विकलांग छात्र हैं उनको भी मिक्स करके हमें पार्शलिटी नहीं करना चाहिए। एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों में ज्ञान, क्षमता, प्रतिभा के विकास करना चाहिए। और बच्चों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र ने 2 तरह के दस्तावेज दिए हुए हैं। 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा, 1959 में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा की थी। RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 में लागू हो चुका था और 2009 में आया हुआ था, लेकिन लागू हुआ 2010 में।
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों के अधिकार होना चाहिए कि बच्चा अगर क्लास थर्ड में क्लास को छोड़कर जाता है और 2 साल बाद आता है, 5th क्लास में वो एडमिशन लेता है, तो हमें उसे 5th क्लास में ही एडमिशन देना चाहिए। बट उससे पहले हमें 3 मंथ की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसे हम ब्रिज कोर्सेज बोलते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ने पे 2 मंथ की उनकी अवधि बढ़ा देना चाहिए। वैसे इसकी नीड नहीं पड़ती है अगर ज़रूरत पड़े तो। और राज्य सरकारों के क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ पे मेंशन है। RTE 2009 का जो अधिनियम है उसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही देखेंगे। 2009 में लागू करना था, और पूंजीगत जो खर्चे का प्रावधान है वो राज्य सरकार ही देखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा दिलाना, जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों का कार्य है, और जो कि प्रवेश इंटर कौन कर रहा है, हाजिरी पूर्ण कराना, सभी के लिए एक समान व्यवहार करना, और सभी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करना, और गुड क्वालिटी की शिक्षा प्रोवाइड कराना, अध्यापकों को संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। स्थानीय अधिकारी 1 से 5 तक जो 1 किलोमीटर की स्कूल डिस्टेंस होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, और उनका रिकॉर्ड का रखरखाव जो है हर हाल में स्थानीय अधिकारी देखेंगे। और अधिकारों का हनन होने पर स्थानीय अधिकारी से कंप्लेन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार किया हुआ है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, उनका खाने वाने का सब कुछ मॉनिटर करेंगे कौन, स्थानीय अधिकारी। विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास कार्यक्रम तैयार करेगी, जो कि हर 3 वर्ष के लिए होगी। एक स्कूल कमेटी जो है स्कूल के डेवलपमेंट के लिए एक कार्यक्रम रेडी करेगी, जो 3 वर्ष के लिए होगी। और इसमें ये नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए एक अभिरक्षक के रूप में समझा जाता है, कस्टोडियन के रूप में समझा जाता है। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसमें बच्चों के पेरेंट्स से ही बनवाई जाएगी, जिनकी संख्या 75% होगी। अध्यापकों की योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, ये राज्य सरकार निर्धारित करेंगे, और उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसमें इसका ये फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा सामग्री ये देखता है। SCERT स्टेट का करिकुलम देखता है और पाठ्य सामग्री को डिसाइड करता है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए शिक्षा अधिकार परिरक्षण अधिकारी की REPA बनाया गया है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि उसे नाम दिया गया, और ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। और CRIN वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। CRIN चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसे 2 भागों में बांटा गया है, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को लेकर के, और पर्यावरण संबंधी सांस्कृतिक और विकासात्मक अधिकार को लेकर के। और इसे तीसरी पीढ़ी का अधिकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तीसरी पीढ़ी का अधिकार किसे कहा गया, तो ये CRIN के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी सांस्कृतिक विकासात्मक अधिकार में। और इसमें नोट है, और इसी के साथ हमारा ये एंड होता है कि जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का दायित्व होता है। So that's it for today's guys. Till that, like, share and subscribe my channel. Bye bye.